नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सुबह से चौथा वीडियो होगा ये और न्यूज़पेपर डिस्कशन का ये वीडियो है। आज कहीं भी मुझे दैनिक जागरण का पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो पाया सुबह से, इस कारण से वीडियो लाने में काफ़ी देर हो गया। कहीं भी ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारी जगह से मैं डाउनलोड करता था, आज न्यूज़पेपर उपलब्ध नहीं था, तो इसके कारण से फिर मुझे द हिंदू से ही बनाना पड़ गया और थोड़ा सा देर भी हो गया आपको न्यूज़पेपर मिलने में। कोशिश मैं रोज़ करता हूँ कि रोज़ ही मिले आपको, संडे को छोड़कर। अगर किसी दिन गैप हो जाता है तो संडे को भी मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। और नए वाले चैनल जो है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना कर सकते हैं तो कर दीजिए, चैनल ग्रो हो जाएगा, उस पर भी अच्छे कंटेंट ही आपको मिलेंगे। सुबह से जो एमसीक्यू वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसको ज़रूर देखा कीजिए और डेली एमसीक्यू कम से कम, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कम से कम एक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 30 टेस्ट लगा लिए हैं तो उसी को बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए और उसके अलावा 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कम से कम। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है कि काउंट करने के लिए 100 कर लिया हमने, उससे काम नहीं चलता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने पर अधिक जोर होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, उसको पढ़ने पर अधिक जोर देना है। ओके, बस यही करना है। 30 सितंबर तक बार बार रिवाइज़ करते रहिए। और मैं जो कराता हूँ एनसीईआरटी एमसीक्यू है वो मिडिवल हिस्ट्री का और प्राचीन भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवा चुका हूँ 12th से, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ओके, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखिए पहला हेडिंग क्या है। कल पता ही है कि प्रधानमंत्री महोदय जी का लोकसभा में संबोधन था, किस चीज़ को लेकर था, तो विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर क्या लाया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव में समझा चुका हूँ, एक लाइन का प्रस्ताव होता है जो आर्टिकल 75 के तहत जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। कहाँ पर, तो लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो उसी में अविश्वास जताने को क्या कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है। और उसके लिए फिर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में 50% से ज़्यादा सदस्यों ने अविश्वास दर्ज करा दिया तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाती है। लेकिन बीजेपी के पास तो अभी बीजेपी के पास 300 करीब में 303 सांसद हैं और एनडीए के पास तो 325 के करीब में स्कोर है, तो इसलिए सरकार तो आसानी से बच गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रधानमंत्री महोदय ने कल जवाब दिया। बहुत दिनों से अटैक हो रहा था बीजेपी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो उसका उन्होंने कल डिटेल में जवाब दिया है। 2-2.5 घंटे का स्पीच था उनका। जो भी है ये आपका पॉलिटिकल था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है वो यूपीएससी और बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, पीटी मेन सब जगह पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, और अगला क्या पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार को पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार, कल मैंने बताया था आर्टिकल 105 के तहत सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। कल मैंने पढ़ाया था एक बार खुद से लक्ष्मीकांत से, संसद नामक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। संसद नाम से चैप्टर है, 22वां चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। चैप्टर पेज नंबर तक मुझे याद है, वो देख लीजिएगा। तो 22वां चैप्टर में आपको संसद मिलेगा लक्ष्मीकांत में, तो उसको डिटेल पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक एक लाइन को पढ़ना है। उपसभापति की क्या शक्तियाँ होती हैं, सभापति की क्या शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा स्पीकर की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, और स्पीकर के कौन से फैसले होते हैं जो मान नहीं पड़ते हैं, या स्पीकर के पास कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं, शक्तियाँ दी गई हैं संसद सदस्यों को डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा कौन सा न्यूज़ है सदन से संबंधित, देखिए दूसरा न्यूज़ है जिसमें एक, उससे पहले आपको दूसरा न्यूज़ मैं पढ़ाता हूँ कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया था, उसको पलटा गया है। देखिए दिल्ली आदेश वाला दूसरा है, दिल्ली आदेश वाला दूसरा है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनका नियुक्ति जो किया जाता है, उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो एक बोर्ड के द्वारा की जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे, है ना। तो कल इसका बिल लाया गया। ये तो फैसला दिया था किसने, चीफ जस्टिस महोदय ने फैसला दिया था इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कल एक बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, जिस बिल में सरकार ने ये तय किया है कि 3 मेंबर के सदस्य जो हैं वो फैसला लेंगे कि इसके लिए चीफ जस्टिस को नियुक्त करने के लिए, चीफ जस्टिस नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए। और उस पैनल में सीजेआई पहले शामिल थे, अब उनको हटा दिया गया है। तो इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले क्या था स्थिति और अब क्या है स्थिति, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले की स्थिति पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जब 5 न्यायाधीश किसी फैसला को सुनाते हैं, 5, 7, 9, तो ये क्या कहलाता है, संविधान पीठ कहलाता है, संविधान पीठ कहलाता है।
संविधान पीठ ने ये फैसला दिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन आयुक्त हैं या अन्य आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति के लिए एक पैनल होना चाहिए। वो पैनल भी डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन भारत सरकार ने बिल लाया है और उसको पलटने की कोशिश जारी है। आज भी एक आपका बिल लाया गया है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में बदलाव किया जाएगा जो 1861 से चला आ रहा है। ये भी बिल आज आ जाएगा। ये सब आपके लिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसून सेशन होता है सरकार का, मतलब पॉलिटी का पूरा बदलने वाला है सब कुछ। तो पॉलिटी को इस पर ध्यान रखिएगा, आज के न्यूज़ पर भी ध्यान रखिएगा। कल तो मैं इसको करवाऊंगा ही आपको को। देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस समिति में कौन कौन होने चाहिए थे, इसको नोट डाउन कीजिएगा। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यही लोग होने चाहिए थे इस पैनल में। ओके, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चुनाव आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संवैधानिक संस्था है जो देश में चुनाव को संपन्न करवाती है। 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। 324 से बताया गया चुनाव को कराने, नियंत्रित करने, दिशा निर्देशित करने, देखरेख, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, ये सब काम होगा। ओके, 325 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल न करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान रखा गया है। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 327 चुनाव से जुड़े प्रबंधों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति है। 329 है चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के मामले में। ये इतना कम से कम ध्यान में रखिएगा और आपको मैं आगे का थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद अभी जो फैसला आया है, बिल आया है, उस पर हम लोग चलेंगे कि बिल क्या लाया गया। ओके, अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसके अनुसार चुनाव आयुक्तों की संख्या तथा उनका कार्यकाल संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित विधि के अधीन होता है। वर्ष 1989 में चुनाव आयुक्तों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था। 1990 में पुनः इसे 1 सदस्य बना दिया गया, किंतु 1993 में इसे फिर से 3 सदस्य कर दिया गया। तब से संसद ने नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदया करती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है। अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। देखिए ये स्थिति था तब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये लोग उस पैनल में शामिल होंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने के लिए। अब कल क्या बिल लाया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। पीटी में आपसे पूछा जाएगा ये चीज़ कि बताइए निम्न से कौन कौन को पैनल में शामिल किया गया है। ओके, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कल बिल में क्या लाया गया है, उसके बाद से मैं आपको बता दूंगा। ये जब बिल पास हो जाएगा, अभी लोकसभा में ही लाया गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें कौन कौन होंगे, इस बिल के अकॉर्डिंग कौन कौन होंगे। जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा, तब ये पूरी संशोधित माना जाएगा। और इसमें कौन कौन होंगे, इससे प्रधानमंत्री महोदय होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और कैबिनेट का एक मंत्री शामिल होगा। यानी कि इसमें विपक्ष का एक नेता होगा और कॉलेजियम में बहुमत किसके पास होगा, तो बहुमत हो जाएगा सरकार के पास, क्योंकि ये प्रधानमंत्री होंगे, इसके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और मुझे बताइए दूसरे कौन होंगे, कैबिनेट के जो मंत्री होंगे ये दोनों एक ही पार्टी, एक ही सरकार संबंधित होंगे। एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से किसके पास चला गया बहुमत, तो बहुमत चला गया सरकार के पास। वर्तमान सरकार या जो भी सरकार होगी, कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी सरकार के पास बहुमत रहेगा। जबकि पहले क्या था, पहले कौन कौन से थे, पहले थे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इसमें बहुमत किसके पास होता, किसी के पास भी बहुमत नहीं होता, किसी के पास भी बहुमत नहीं होता। ओके, ये तीनों अलग अलग विचार के होते और तीनों एक को चुनते, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पारदर्शी माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मुझ पर मत भड़किएगा, ये जो थोड़ा ज़्यादा पारदर्शी माना जाता। लेकिन अब जो है वो सरकार जिसको चाहेगी उनको नियुक्त कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होगा। तो ये मुझे आपको समझाना था। ये बिल लाया गया अभी, और ये एक्ट जब बन जाएगा तब इसको हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ अपना आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आज क्या है आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री जय योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कल मैंने आपको बताया था कि उसने भी रेड फ्लैग दिखाया है। रेड फ्लैग दिखाने का मतलब होता है कि किसी घोटाले को लेकर या किसी अनियमितता को लेकर, ये शब्द सही होता है, अनियमितता को लेकर कल कैग ने भी लाल झंडी दिखाई कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है इसमें सब कुछ सही ढंग से नहीं
चल रहा है। ओके, कल मैंने बताया था आपको। आज देखिए क्या है, इस पर आर्टिकल आया कि 5 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति से परे गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इसमें गरीबी कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के रूप में देश के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है। देखिए, सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है ये केंद्र सरकार की, जिसमें क्या है, सीधा सीधा करीब में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के हिसाब से उनको मेडिकल के लिए जो भी एक्सपेंसेज होंगे उनके, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। किसी गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपये का आर्थिक मदद मेडिकल के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती, बहुत ही अच्छी योजना मानी जाती है। ओके, देखिए इसका उद्देश्य क्या था। लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर जेब के खर्च की वित्तीय बोझ को कम करना, लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और वहनीयता में सुधार लाना। आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, प्रधानमंत्री जय योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत, जीवन आरोग्य योजना के तहत इसमें से आपको 5 लाख रुपये की मदद मिल जाती थी। देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना, लाभार्थियों के लिए निवारक प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से लाया गया था। इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों, जनसंख्या का निचला 40 भाग, जो 40% जो है, जो गरीब लोग हैं, जो निचला जनसंख्या, अपना निचला जनसंख्या का मतलब क्या होता है, जो थोड़े से पिछड़े लोग हैं, उनकी जनसंख्या के लगभग 40% को कवर किया गया था। ये को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल भर्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ओके, पैकेज क्या है इसमें? यह योजना 1949 पैकेजों की व्यापक सूची के माध्यम से लगभग सभी स्वास्थ्य स्थितियों के लिए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी वगैरह के लिए भी प्रक्रियाओं कवर करती है, जिसमें कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? कैंसर देखभाल, हृदय रोग देखभाल, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जलने संबंधी प्रबंधन, मानसिक विकार आदि से जुड़े हुए चीज़ें जो हैं, इनके इलाज के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लेकर आप नहीं जा सकते इस योजना के तहत। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए नहीं जा सकते, जो मेजर डिजीज होते हैं जिसके कारण से आर्थिक खर्च बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, उसके कारण से आप जा सकते हैं। वित्त पोषण की बात इसमें कहाँ से आ गई, देखते हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित है। अधिकांश राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 का है, यानी कि जैसे बिहार सरकार 60 रुपया देगी, केंद्र सरकार 60 रुपया देगी, बिहार सरकार 40 रुपया देगी, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो 10 रुपया देगी और केंद्र सरकार 90 रुपये देगी। विशेष रूप राज्य या यूटी के लिए क्या होता है, 90-10 का होता है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड विशेष राज्य है तो उसको 10 रुपया देना है, 90 रुपया केंद्र सरकार देगी। या बिहार क्या है, विशेष राज्य नहीं है तो उसको 40 रुपया देना है, 60 रुपया केंद्र सरकार देती है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विधानसभा रहित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे मान लीजिए पुडुचेरी है, पुडुचेरी नहीं, चंडीगढ़ है और दादर नागर हवेली, यहाँ विधानसभा नहीं है, यहाँ पर 100% खर्चा कौन करती है, तो केंद्र सरकार ही करती है। आईटी प्लेटफॉर्म, यह योजना सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी, दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। पेपरलेस योजना है ये, केवल और केवल अंगूठा दिखाना है आपको। ये प्लेटफॉर्म लाभार्थी पहचान प्रणाली, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल, लेन देन प्रबंधन प्रणाली, दावा प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र जैसी सुविधाएं रखता है। ये योजना चर्चा में है, पीएम जय, तो इसको इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कैग ने भी इस पर रिपोर्ट डाली है और भारत सरकार के 5 वर्ष भी इसको पूरा हो गया, तो भारत सरकार भी इसको सेलिब्रेट कर रही, क्योंकि अच्छी योजना है ये। ओके, अस्पताल क्या है, इस योजना के तहत देश भर के 27,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों का नेटवर्क को संयोजित किया गया है, जिनमें आधे से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं। यह योजना प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ट्रस्ट आधारित मॉडल, बीमा आधारित मॉडल या हाइब्रिड मॉडल जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहित करती है। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? योजना में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा है कि बिहार का आदमी दिल्ली में चाहे तो इलाज करवा सकता है और असम का आदमी चाहे तो चेन्नई में जाके इलाज करवा सकता है। ओके, आरोग्य मित्र का क्या मतलब है? योजना में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का एक समर्पित कार्यबल शामिल है। ये योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रत्येक चरण पर मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करता है। ये लाभार्थी सत्यापन, पंजीकरण, पूर्व अनुमति, दावा प्रस्तुतिकरण आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी इसमें तंत्र बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र भी मौजूद है। और जो प्राइवेसी होती है, ग्राहकों की डेटा होंगे, योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों के डेटा होंगे, उनके डेटा को भी सुरक्षित रखा गया है। तो पीएम जय योजना के बारे में एक बार रिवाइज करके जाइएगा कि कहाँ कहाँ पर किस हिसाब से पहुँच दिया गया है इस योजना को। और ये आयुष्मान भारत योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए यहाँ
पर लिखा हुआ है कि कैग के रिपोर्ट में भी आया है ये, और वैसे भी इसको 5 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए भी चर्चा में है ये। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको जानना। देखिए अगला टॉपिक क्या है, जो चीन की इकॉनमी है। चीन से कोरोना वायरस फैला था, कोरोना वायरस कोविड फैला था, कोविड-19 2019 में फैला था, 2023 आ गया है। कोविड-19 चीन से फैला पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लगभग में इकॉनमी में भारत की इकॉनमी रिकवरी कर गई। यूरोप की इकॉनमी थोड़ी सी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। अमेरिका की इकॉनमी भी थोड़ी सी स्लो रिकवर कर रही है, लेकिन चीन की इकॉनमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिकवरी कर रही है। इकॉनमी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है मुद्रास्फीति होता है और एक होता है अवस्फीति की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, सामान्य अर्थों में महंगाई होती है। महंगाई का क्या तात्पर्य होता है कि पैसे की वैल्यू जब कम हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपये लेकर आप मार्केट गए, पहले आप 100 रुपये में 10 किलो आम खरीद कर ले आते थे, आज आप 100 रुपये लेकर गए और आप 5 ही किलो आम खरीद कर ले आए। आम तो वही है, क्या हुआ है दरअसल में पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जिस पैसे की वैल्यू कल 100 रुपये में 10 किलो आम खरीदने की थी, आज उस पैसे की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपये में 5 किलो आम खरीदने की हो गई है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस मुद्रास्फीति का मतलब समझा दिया मैंने। इसका मतलब होता है महंगाई। देखिए महंगाई जो होता है ये हमेशा ख़राब नहीं होता है। महंगाई के कारण जॉब क्रिएट होते हैं, महंगाई के कारण इकॉनमी बूम भी करती है, महंगाई के कारण जो बड़े बड़े कंपनियां हैं और भी ज़्यादा निवेश करती हैं। महंगाई भी ज़रूरी होता है इकॉनमी के लिए। इसलिए भारत सरकार हमेशा ये नहीं कहती है कि महंगाई को हम जीरो कर देंगे। भारत सरकार कभी भी ये नहीं कहती है कि हम मुद्रास्फीति को जीरो कर देंगे। भारत सरकार हमेशा क्या कहती है कि मुद्रास्फीति 4 से 6% के बीच में हम रखेंगे। ये ज़रूरी होता है इकॉनमी के, बिना इसकी इकॉनमी रन ही नहीं करेंगी। जो आदमी सामान बना रहा है अगर उसको उचित दाम ही नहीं मिलेगा तो क्यों बनाएगा, इकॉनमी ठप पड़ जाएगी। सीधी सी बात को समझिए ज़रा। अब दूसरी तरफ ले लीजिए, पैसे की वैल्यू इतनी अधिक बढ़ जाए कि पैसे की वैल्यू इतनी अधिक बढ़ जाए कि सब कुछ आपको सस्ता मिले। मान लीजिए आज किसी का 1000 रुपये का आय है भारत में, मान लीजिए 10,000 रुपये का आय है और सब कुछ जो सामान खरीदता है 1000 रुपये बचा लेता है। मान लीजिए 10,000 रुपये में वो चाहे तो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है। इतनी ज़्यादा पहले कि पैसे की वैल्यूएशन हो जाए तो ये भी जो क्या होता है इकॉनमी के लिए गलत होता है, इकॉनमी के लिए ख़राब होता है। इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रा अपस्फीति की वैल्यू कहा जाता है। अपस्फीति यानी कि इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं और डिमांड कम हो जाता है। सस्ती क्यों होती है कोई चीज़, आप मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए दिवाली के समय है, दिवाली के समय जो पटाखे लेने जाते हैं तो उसका क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है। किसी चीज़ का मांग जब बढ़ जाता है तो उसकी कीमत क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ती है तब जब सप्लाई स्थिर हो। मान लीजिए कल 10 किलो आलू बिकता था आपके मार्केट में, आज भी 10 किलो ही है, लेकिन ख़रीदने वाले कल 5 लोग ही थे तो इसको सही दाम पर बेचा। आज 10 किलो आलू है और 100 लोग खरीदने वाले, तो इसकी महंगाई बढ़ जाएगी कि नहीं, डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं। डिमांड बढ़ने पर क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। आपने सुना होगा जैसे दिवाली वगैरह के सीज़न में सोना वगैरह बहुत महंगे हो जाते हैं, आपने सुना होगा। ऑफ सीज़न में आपको बहुत सारा चीज़ सस्ता मिल जाता है, आपने ये भी सुना होगा। जैसे जो छुट्टियों का सीज़न होता है उसमें होटल के दाम बड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप जाएंगे कहीं घूमने, शिमला मनाली इन सब जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए, तो होटल के दाम जो सीज़न होते हैं, जून जुलाई इसका सीज़न होता है, उसमें सारे बढ़ जाते हैं। आप दिसंबर में जाइए, वहाँ पर आपको होटल सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि उस सीज़न नहीं होता, डिमांड नहीं होता है। ओके, तो डिमांड नहीं होने का एक कारण होता है कि सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई है। लोगों के पास पैसा होता है तो डिमांड होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। देखिए मैं जितना चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये आर्टिकल से बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इस आर्टिकल को समझ ही नहीं सकते हैं। और ये आर्टिकल जान के हमें करना क्या है, हमें जानना है बस इस टर्मिनोलॉजी को। चीन की इकॉनमी तबाह हो, आज बर्बाद हो जाए, हमें जिरत्ती भर परवाह नहीं है। हमें परवाह किस चीज़ की है कि हमारे पेपर में डिफ्लेशन पूछे तो हम बना के आ जाएं। अपने देश की इकॉनमी अच्छी चलनी चाहिए, बाकी पड़ोसी को हम ही धक्का देकर आएंगे हिंद महासागर में, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जानना क्या है, हमें आर्टिकल जानना है कि हाँ भाई क्या है डिफ्लेशन, क्या होता है। ऐसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो हम कैसे बचेंगे, बाकी हमें उसको बचाना नहीं है। इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अब चलिए सुनते हैं। अभी मैंने बताया कि डिमांड ज़्यादा होगा, मांग ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो चीज़ें महंगी होती है। सप्लाई उतना ही है, डिमांड कम हो गया है तो क्या हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। चीन का अगर माल सस्ता है
वो पूरी दुनिया में सस्ता माल निर्यात करना शुरू कर देगा तो पूरी दुनिया में क्या होंगी, कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। जो लोकल बिजनेस है, जैसे भारत में जो बिजनेस हैं, वो प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। अब आप पहुँचे मुद्दे पर, मैंने क्या कहाँ पहुँचाना चाहता था। चीन का डिफ्लेशन पूरे दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। कैसे? चीन का जो सस्ता माल है वो अगर पूरे दुनिया में सस्ते में पहुँच जाएगा तो जो वहाँ की लोकल इंडस्ट्री है, मान लीजिए चीन ने कोई खिलौना बनाया 100 रुपये का और वो भारत में आ रहा है 110 रुपये का, और भारत की वो कंपनी है कोई जो नया कंपनी खुली है वो 120 रुपये का यही खिलौना बना रही है, तो आप कौन सा खरीदेंगे? पैसा आते ही लोग देशभक्ति भूल जाते हैं। आप 110 रुपये का ये खिलौना खरीद कर ले गए हैं मेड इन चाइना, आप मेड इन इंडिया नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को परेशान कर सकता है, चीन का डिफ्लेशन। चीन का डिफ्लेशन और क्यों परेशान कर सकता है? क्योंकि चीन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरे दुनिया भर को सामान एक्सपोर्ट करता है। ये पूरे दुनिया भर को इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अन्य सामान, दवा से लेकर बहुत सारे सामान, कपड़े से लेकर बहुत सारे आइटम जो हैं वो एक्सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर डिफ्लेशन आएगा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को हमें मिलेगा। डिफ्लेशन टर्मिनोलॉजी और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसको, आधिकारिक परिभाषा के रूप में मैं समझा देता हूँ। ओके, अपस्फीति एक तरह से ये तो समझ ही गए होंगे कि मुद्रास्फीति का उल्टा भाई है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई और अपस्फीति का मतलब क्या होता है कि पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिमांड इतना ज़्यादा कम हो गया है कि सब कुछ सस्ता हो गया है। लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, लोगों के पास सेविंग जो है वो समाप्त हो गया है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। इसके कारण से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है चीन के मार्केट में। चीन के मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है उसके पास कर्ज इतने अधिक हो गए हैं लोकल बॉडीज़ के पास कि गवर्नमेंट उस कर्ज को चुकाते चुकाते परेशान हो गई है। पहला समस्या ये है। दूसरा समस्या क्या हो गया है चीन में कि वहाँ का जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो तबाह बर्बाद के कगार पर खड़ा हुआ है। लाखों मकान बन गए हैं, करोड़ों मकान बन गए हैं, खाली पड़े हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इसके कारण से वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर जो है वो लगातार चलता ही जा रहा है। और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में तो कोरोना समेट लिया गया, लेकिन चीन में हाल फिलहाल तक कोरोना के केस देखे गए हैं और इतना सख्त लॉकडाउन था वहाँ पर कि लोगों की आय इतनी कम हो गई कि अब वो परचेजिंग करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। इसलिए डिमांड कम हो गया है चीज़ों का मार्केट में। ओके, अब देखते हैं इसका क्या है। और ये भारी संकट है। चीन का एक्सपोर्ट का डेटा भी कुछ समय पहले आया था जिसमें 14% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। ओके, अपस्फीति मुद्रास्फीति की उलट स्थिति है। दरअसल ये कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है जब मुद्रास्फीति की दर 0% से भी नीचे चली जाती है। जब इन्फ्लेशन 0% से भी कम चली जाती है तो उसको हम डिफ्लेशन कह देते हैं। तब अपस्फीति की स्थितियाँ बनती हैं। अपस्फीति के माहौल में उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होती रहती है। ओके, मूल्य में गिरावट कितना घातक हो सकता है ये भी देखिएगा आप। ओके, तो लगातार कम होती कीमतों को देखते उपभोक्ता इस उम्मीद से खरीदारी और उपभोग के फैसले टालता रहता है कि कीमत में और गिरावट आएगी। ऐसे में समूची आर्थिक गतिविधियां विराम अवस्था में चली जाती है, बिल्कुल मंदी की स्थिति आ जाती है, पूरी इकोनॉमी शटडाउन के कगार पर पहुंच जाती है। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ये डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन से भी खतरनाक होता है डिफ्लेशन। लोग खरीद ही नहीं रहे, उनके पास इच्छा ही नहीं हो रही खरीदने की। जब लोग नहीं खरीदेंगे तो बनाओगे किसके लिए, है ना। मांग में कमी आने पर निवेश में भी गिरावट देखी जाती है। अपस्फीति का एक और साइड इफेक्ट बेरोजगारी बढ़ने के रूप में सामने आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मांग का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। जब फैक्ट्रियों के उत्पादन कम हो जाएंगे, डिमांड कम होगा तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। उत्पादन कम करना पड़ेगा तो लोग क्यों चाहिए, इतने लोगों को हटाओ, इनको जॉब से कटौती शुरू हो जाती है जॉब में। इसको ध्यान रखिए। रोजगार की कमी मांग को और कम करती है, जिससे अपस्फीति तेजी से फैलती रहती है। ओके, आगे की राह क्या है। दरअसल अपस्फीति की स्थिति में सरकार को ज़्यादा रुपए छापने होते हैं। ज़्यादा मुद्रा छापने से अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है, लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक रकम आ जाता है। तो अपस्फीति से बचने के लिए क्या कर सकती है सरकार, जो सरकारी खर्चे हैं उसको बढ़ा सकती है, लोगों को बोनस दे सकती है खूब सारा, उसके बाद से खूब सारे पैसे छाप सकती है चीन की गवर्नमेंट। पैसे छापने से क्या होंगे, मार्केट में पैसे बहुत सारे आ जाएंगे, लोगों के पास पैसे खूब सारे आएंगे तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लग जाता है, लोग अपने आप खरीदारी करने लग जाते हैं। अपस्फीति से निपटने का दूसरा हथियार है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। सरकारी बॉन्ड खरीदकर आरबीआई पैसे की आपूर्ति बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक दरों में कटौती कर सकता है। जैसे आपका कौन कौन से रेट होते हैं, आपका होता है रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसके बाद से बैंक रेट। ये सब पढ़ना है आपको, ये सब पढ़िएगा जाके, मेरे ही चैनल पर पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, डिटेल में बच्चों को जैसे उंगली पकड़ के मैंने सिखाया इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो
क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी झट से। पढ़ के देखिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बहुत ही अच्छे से पढ़ा है मैंने। ओके, तो ये सब क्या कर सकते हैं, इन सब में कटौती करने से क्या होगा, लोगों को ऋण आसानी से मिलता है। ऋण मिलने से क्या होता है, निवेश बढ़ता है देश में। निवेश बढ़ने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार से क्या होता है, आय बढ़ता है। आय बढ़ने से क्या होता है, आय को लोग बैंक में भी नहीं रखते हैं, आय को लोग खर्चे करते हैं। खर्चे करने से क्या होता है, मांग क्रिएट हो जाता है। कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब खर्चा ही करते हैं आप। भारत सरकार जो आपको 100 रुपये देती है ना, तो 100 रुपये का जब आप बैंक में जमा कर देती है, उससे सरकार को नुकसान होता है। 100 रुपये लेकर आप मार्केट जाके घूम फिर के खा पी के खर्च कर देते हैं, सरकार को बड़ा फायदा होता है, बहुत खुश होती है सरकार कि चलो पैसा खर्च किया, टैक्स के रूप में जीएसटी हमने वसूल कर लिया। तो यही मांग क्रिएट करना है, डिमांड क्रिएट करने से डिफ्लेशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक आपका बिहार स्पेशल संबंधित है। देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 6 शिक्षक को नामित किया गया है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाएगा अगले महीने, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, इनके बर्थडे पर मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आप में से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये जानते होंगे कि एक शिक्षक जो है वो राष्ट्रपति बन गए हमारे, यही जानते होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं जानते होंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये भारत के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। इनका गीता पर और उपनिषदों पर जो टिप्पणी है, वो पूरी दुनिया के रिसर्चर बैठ के पढ़ते हैं। पूरे दुनिया में अगर किसी को भारतीय वेदांत दर्शन के बारे में, वेदांत दर्शन इंसान की बुद्धि की परम सीमा है, इससे ज़्यादा इंसान सोच ही नहीं सकता। वेदांत दर्शन वो दर्शन है। कभी फुर्सत मिले, वैसे तो आप लोग सिलेबस से फुर्सत नहीं मिलता होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मास्टर के पास कोई काम नहीं होता, दिन भर किताब ही होता अपने पास। तो वेदांत दर्शन वगैरह अगर कहीं पर कभी पढ़ेंगे तो बिल्कुल बाबा टाइप ज्ञान देने लग जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, उच्च कोटि के फिलोसोफर हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उनके बारे में पढ़िएगा, उनके किताबों का भी पढ़िएगा। गीता पर जो उनकी टिप्पणी है, भगवत गीता, बहुत सारे लोग आजकल भगवा गमछा पहन के सनातनी हिंदू बनते हैं। हिंदुइज्म भगवा गमछे में नहीं है, भगवा कलर में एक धर्म को, मेरे धर्म को मत जोड़िए। कम से कम जिस धर्म में पूरे ब्रह्मांड की कल्पना हो, उसको इसे किसी कलर से बांध देना, ये बहुत ही छोटी सोच होती है। तो अगर पढ़ना है तो भगवत गीता पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के टीका है, मोटी सी बुक है, कभी उल्टा कर देखिएगा, जीवन बदल जाएगा आपका। ओके, तो फुर्सत हो तो पढ़िएगा इनके किताबों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की किताबों को। बहुत ही महान फिलोसफर, मतलब आज़ाद हिस्ट्री भारत के 2 फिलोसफर बहुत ही महान हुए हैं। एक ओशो का नाम आपने सुना होगा, ओशो का बहुत ही विवादित व्यक्ति भी रहे हैं और बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए हैं। अमेरिका में इन्होंने अपना शहर बसा दिया था, अपने अनुयायियों का शहर। एक भारत का आदमी, जबलपुर का आदमी, अमेरिका में जाकर अपने नाम पर शहर बसा दिया था, ओशो रजनीशपुरम। ओके, और दूसरे हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 फिलोसफर भारत की आज़ादी के बाद, दोनों बिल्कुल अलग धारे के हैं, लेकिन महान फिलोसफर हैं दोनों। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कभी फुर्सत मिले तो। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नामित इन शिक्षकों में कैमूर जिला के रामगढ़ स्थित आदर्श बालिका +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह, इनके नाम को ध्यान में रखिएगा, जरा सा पीटी में पूछ सकता है। कटिहार जिले के माधोपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक अर्जुन कुमार साहा, सीतामढ़ी जिले के बनगांव बाजार स्थित मध्य विद्यालय मधुबन के प्रधान शिक्षक द्विजेंद्र कुमार, इनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा राज्य के किशनगंज जिला के सिंघिया +2 विश्वविद्यालय के शिक्षक कुमारी गुड्डी शिक्षिका होंगी। मधुबनी जिले के कलुआही स्थित +2 विद्यालय मलमल की शिक्षिका संगीता कुमारी, वैशाली जिले में हाजीपुर स्थित मध्य विद्यालय हरिहरपुर के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार यादव को शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के पूरे देश से 152 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से नामित किया गया। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए संभवतः 42 शिक्षकों का चयन किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के 6 नामित शिक्षकों ने 4 सदस्यीय नेशनल ज्यूरी के सवालों के उत्तर दिए हैं। ज्यूरी सदस्यों ने नामित शिक्षकों को अपने सहगर्भित सवालों के कसौटी पर खरा पाया है इनको, और बिहार के शिक्षकों ने शिक्षा की बेहतरी के लिए अपने इनोवेटिव आइडिया से ज्यूरी को प्रभावित किया है। शिक्षकों को अपने अपने प्रेजेंटेशन भी दिया है शिक्षक लोगों ने, और अब इनको सम्मानित किया जा सकता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इन टीचर्स के नाम को ध्यान में रखिएगा। ये अच्छे लोग हैं। देखिए, बिहार से खिलाड़ी भी चयनित होते हैं, तो उनका नाम आप जैसे ध्यान में रखते हैं, तो शिक्षक तो समाज का निर्माण करते हैं, इनका नाम तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वो अलग बात है कि यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षकों का अपना अपना स्टाइल है, पढ़ाने का अलग ही है। खैर छोड़िए, पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, तो इसको देख सकते हैं। तो आज का छोटा सा वीडियो था, पेपर नहीं उपलब्ध हो पाए इसलिए बहुत सारे न्यूज़ रह गए। मुझे पता है। एक और ध्यान में रखिएगा,
भारत सरकार ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है माया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको रक्षा मंत्रालय ने उपयोग करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हैकिंग का डर है और थ्रेट का डर है, और उसमें हो सकता है कि स्पूफिंग हो उसमें, या हो सकता है उसमें कुछ इनबिल्ट ऐसा कर दिया जाए जिससे हमारे जो रक्षा से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो चोरी हो जाएं, या वो कहीं और सर्वर पर भेज दिया जाए। तो इसको लेकर भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडो होता है, जैसे एक्सपी आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है। जैसे एप्पल का iOS होता है। फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड है, किसी का एप्पल का फ़ोन हो सकता है, उसमें iOS होता है। जो इथिकल हैकिंग वगैरह के लिए लाइनेक्स वगैरह बेस्ट माना जाता है। लाइनेक्स वगैरह, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू भी सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने काम किया है इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इनको ध्यान में रखिएगा, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये सब क्या है? तो ये सब हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल में करता क्या है? ये हार्डवेयर और आप यानी कि यूज़र, इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर को आप सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलाते हो। स्पीकर को आप बोलोगे चलो तो थोड़ी नहीं चलेगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश देते हो, कोई गाना चलाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके, तभी तो हार्डवेयर काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा था, अगले वीडियो में इसको डिटेल बता दूंगा माया के बारे में। माया को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। माया को ध्यान में रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत सरकार ने बनाया। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।